तो आज हम लोग की ये पहली क्लास है जिसमें हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खासतौर पे प्री में तो आते ही आते हैं। एटलीस्ट दो क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, एक दो क्वेश्चन तो मिनिमम हर एग्जाम में रहता है। स्टेट पीसीएस में कई बार उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे आज और क्या क्या हमको इसमें देखना है। अक्सर स्टूडेंट्स को नोट्स की बहुत सारी टेंशन होती है कि हमको नोट्स क्या क्या मिलेगा। तो नोट्स की आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलिंगुअल नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो आपको बाद में प्रोवाइड हो जाएंगी, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। पहले हमारा जो फोकस रहेगा वो हमारा फोकस रहेगा किस पर? लर्निंग पर हमारा फोकस रहेगा। पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारे नोट्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम आज अपने चैप्टर की जैसे हम शुरुआत करते हैं तो कुछ चीज़ों पर हमको ध्यान देना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें कि क्या हमको पढ़ना है इसमें, तो कुछ सर्टेन चैप्टर्स हमको एंशियंट हिस्ट्री में देखने रहते हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद में हमको देखना रहता है हमारा वैदिक पीरियड। ठीक है। वैदिक पीरियड के अलावा जो हमको देखना रहता है फिर हमारा लेटर वैदिक पीरियड। इसमें वैदिक पीरियड को हम दो तरीके दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा लेटर वैदिक पीरियड होता है और एक हमारा ऋग वैदिक पीरियड होता है। ठीक है। एक हमारा ऋग्वैदिक होता है, दूसरा हमारा लेटर वैदिक होता है। इसके बाद हमारा आता है महाजनपद पीरियड, महाजनपद काल। और इसमें हम मगध के उत्कर्ष वगैरह को देखते हैं, किस तरह से मगध को राइज हुआ। और उसके अलावा हम जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म में यूपीएससी में आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप जैसे आप जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे भी मैंने यूपीएससी के जो क्वेश्चंस बना रखे हैं उसको आप देखेंगे। प्रिपलन एजुकेशन सेंटर नाम से है यूट्यूब चैनल भी। वहाँ पर आपको छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे जिसमें यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस हैं। तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर साल ऐसा रहा है कि मिनिमम दो क्वेश्चन तक बुद्धिज्म या जैनिज्म पे आते रहे हैं। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन तो करेंगे, साथ में थ्योरीज भी देखेंगे इसकी क्या है। ठीक है। उसके बाद अशोक का पीरियड आता है, मौर्यन। ठीक है। मौर्यन के बाद में फिर हमको क्या देखना रहता है? लेटर मौर्यन पीरियड आता है। उसमें कई हमारे बाह्य आक्रमणकारी वगैरह भी आते हैं जो बाहर से अटैक करते हैं। गुप्ता पीरियड आता है हमारा, जिसके बारे में हमको जानना समझना पड़ेगा। ठीक है। और कुछ हमारा संगम एज यानी कि साउथ इंडियन के हमारे साउथ इंडिया के हमारे जो स्टेट्स वगैरह हैं, जो समय की हिस्ट्री रही है उसको भी हमको जानना रहता है। तो इस तरीके से हमको पढ़ना रहता है। खास बात क्या रहती है, देखिए यहाँ पर हमको एक तरीके से इनकी लाइफ स्टाइल को पढ़ना रहता है। इनकी सोशल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिकल लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, इन सब चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। इनका जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन रहता है, जैसे कुछ हर समय में कुछ लिटरेचर लिखे गए हैं और कुछ कलाकृतियां बनाई गई, कुछ उनकी संस्कृति पर्टिकुलर थी। तो ये जो आर्ट एंड कल्चर है, इनको हम सेपरेटली कहाँ पे पढ़ते हैं? आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं। इनको हम सेपरेटली आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं। ठीक। तो आप लोगों में से कुछ लोग जैसे एकदम से जल्दीबाजी में आ जाते हैं, तो वहां पर इस तरीके से कंफ्यूज बिल्कुल मत करिएगा कि आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन जो हो रहा है हमारा डिस्कस नहीं हो रहा है। वो एक सेपरेट सब्जेक्ट ही हमारा एक तरीके से रहता है, वहां पर उस चीजों को डिस्कस किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम शुरुआत करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है। और आप लोग जो लोग बिल्कुल नए हैं, थोड़ा सा अगर आप एक रनिंग नोट्स भी अपनी बनाते चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको नोट्स वगैरह तो प्रोवाइड हो ही जाएंगी, वो अपनी जगह है, लेकिन रनिंग नोट्स को बनाने पर भी थोड़ा सा फोकस करिएगा। और जहाँ तक नोट्स की बात है, मैं पहले ही बोला हूँ कि नोट्स आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे। रिटन इंग्लिश और हिंदी दोनों में नोट्स है, इसलिए लैंग्वेज का बैरियर अपने ऊपर मत ले आइएगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और एक हम नया थोड़ा पेज ले लेते हैं, एक जिससे कि हम लोग समझने में थोड़ी सी हमको आसानी हो जाए। देखिए, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको हिस्ट्री में टाइम डिवीजन देखना पड़ता है।
क्या देखना पड़ता है? टाइम डिवीजन। पूरे हिस्ट्री के जो हम देखेंगे उसको हम 3 समय काल में विभाजित करते हैं, 3 टाइम ड्यूरेशन में हम डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है प्री हिस्टोरिकल पीरियड, दूसरा हमारा होता है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, और तीसरा हमारा होता है हिस्टोरिकल पीरियड। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि भाई ये तीन क्या है, क्या इसमें डिफरेंस? तो बहुत सिंपल सी चीज है। जो हमारा प्री हिस्टोरिकल पीरियड होता है उसमें क्या रहता है, हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा एविडेंसेस नहीं अवेलेबल हैं। हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा एविडेंसेस नहीं अवेलेबल हैं, जो हैं सिर्फ आर्कियोलॉजिकल हैं। पुरातात्विक साक्ष्य जो हमारे हैं सिर्फ आर्कियोलॉजिकल, जो हमारे एविडेंसेस हैं वही हमें अवेलेबल हैं। और इसमें जो हमारा आता है वो हमारा बेसिकली आता है स्टोन एज। और जहां तक स्टोन एज की बात करते हैं, ये हमारे यूपीएससी के सिलेबस में उतना नहीं मिलता है, लेकिन स्टेट पीसीएस में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग हम इसको सेपरेट डिस्कशन करेंगे, लेकिन यूपीएससी के अकॉर्डिंग उतना इसके डिस्कशन की हमको रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ठीक है। तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड में हमारा केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमारे अवेलेबल हैं। एक तरीके से लिटरली जो हम लिटरेचर के हमारे एविडेंसेस होते हैं, लिखित साक्ष्य हमारे होते हैं, वो हमें यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और जो हमारा पाषाण काल जिसमें हमको अलग अलग टाइम ड्यूरेशन इसमें भी देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल है। प्रोटो में क्या होता है, दोनों चीजें हमारे पास हैं, लिटरेचर भी हमारे पास अवेलेबल है और आर्कियोलॉजिकल भी है। लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या है कि इसमें लिटरेचर और आर्कियोलॉजिकल दोनों, मान लीजिए ये कुछ x बता रहा है तो ये y बता रहा है, मतलब जो चीजें ये बता रहे हैं वही सेम ये चीजें बता रहा हो, ऐसा नहीं हो पा रहा है। या दूसरी कंडीशन एक ऐसी हो जा रही है कि आर्कियोलॉजिकल को तो हमने समझ लिया, लेकिन जो लिटरेचर है वो हम आज तक समझ ही नहीं पाए हैं। तो इसमें हमारे पास अवेलेबल तो हैं, लेकिन कुछ न कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस ऐसे आ जा रहे हैं कि हम पूरी तरीके से उस पर रिलाय नहीं कर पा रहे हैं। इसमें हमारे दो टाइम ड्यूरेशंस आते हैं, जो हमने बात की क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन की और वैदिक पीरियड। ये दोनों ही हमारे किस में आते हैं, दोनों ही हमारे आते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड्स में आते हैं। ठीक है, दोनों हमारे इसमें आते हैं। उसके बाद दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, जो ये वाली कंडीशन हमने बताई कि आर्कियोलॉजिकल अवेलेबल हैं लेकिन लिटरेचर को हमने पढ़ नहीं पाया है, तो ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में केस है। इनके पुरातात्विक साक्ष्य तो हमारे पास बहुत सारे उपलब्ध हैं, लेकिन जो इनके लिखित साक्ष्य हैं उनको आज तक हम पढ़ ही नहीं पाए हैं। तो इस कारण से इसको इसमें रखते हैं। वैदिक में क्या है, वैदिक में अवेलेबल तो दोनों भी हो गए हैं, पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल और लिटरेचर साहित्यिक साक्ष्य हमारे दोनों अवेलेबल हैं, लेकिन जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो साहित्य को पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये आया। और हिस्टोरिकल कौन सा होता है, जिसमें ये दोनों अवेलेबल हों और दोनों एक दूसरे की बात भी कह रहे हैं। अगर ये x कह रहा है तो ये भी x कह रहा है, ये y कह रहा है तो ये y कह रहा है, ये z कह रहा है तो ये z कह रहा है, दोनों एक दूसरे की बात को पूरी तरीके से सही बात साबित कर रहे हैं। तो ये हमारा हिस्टोरिकल पीरियड होता है। जनरली हिस्ट्री में हमारा 600 बीसी से टाइम ड्यूरेशन माना जाता है, किसका, हिस्टोरिकल का। और जनरली हिस्ट्री की अगर हम कहें हिस्ट्री क्या होता है, तो पास्ट में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उनको तो हम कह देते हैं हिस्ट्री, लेकिन क्या इन सभी को हम यहाँ पर पढ़ते हैं? तो ऐसा नहीं है। हम उन्हीं को पढ़ते हैं जो कहीं न कहीं से, जिनका कुछ हमारे पास प्रूफ हो कि हाँ भाई ऐसी कोई घटना हुई है। अदरवाइज उसको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, अगर कोई उसका प्रूफ है तो ही हम उसको कंसीडर करते हैं, अदरवाइज उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो हिस्टोरिकल पीरियड में हमको दोनों तरफ के प्रूफ मिलते हैं। ऐतिहासिक काल जिसमें है, प्रोटो में भी दोनों अवेलेबल है, लेकिन कुछ शर्तें वहां पर उपलब्ध हो गई हैं जिस कारण से हम उसको हिस्टोरिकल में नहीं मान पा रहे हैं। तो हमारी जो शुरुआत आज होने जा रही है वो कहाँ से हो रही है? हमारी शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है,
सिंधु घाटी सभ्यता से हमारी शुरुआत आज हो रही है, जिसमें हम देखेंगे कई क्वेश्चंस को आंसर हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पर है, कैसे है। आप इस मैप में देख के कुछ अंदाजा तो लगा ही ले रहे हैं कि किस एरिया में ये फैला हुआ है। ये आप देखिए पाकिस्तान वाला एरिया है। भारत का नॉर्थ इंडिया की बात अगर हम करते हैं, ऊपर वाला हिस्सा है। पंजाब वाले हिस्से में हरियाणा वाले हिस्सा हो गया हमारा। तो उस उन एरिया में ये फैला हुआ है। कुछ पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी, जहां पर आजकल तालिबान ने कब्जा कर रखा है, अफगानिस्तान में भी था। तो इन्हीं क्षेत्रों में ये फैली हुई एक सभ्यता थी, जिसके बारे में हमको जानना है और समझना है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या चीजें हमको इसमें कवर करनी है और कैसे कैसे करेंगे। हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे। जब चैप्टर पूरा होगा आप कोई भी क्वेश्चन इसका सॉल्व कर सकेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बस पेशेंस आपको रखना होगा, कंटिन्यूटी बना के रखनी होगी। आज आए कल नहीं, परसों आए नरसों नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप अपने साथ ही छलावा करेंगे। ठीक है, तो एक कंटिन्यूटी बना के रखिए। सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी होते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग तब लगेगा जब आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ भी बोरिंग लगने लगता है। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। सबसे पहले तो हमको सोर्स, कि क्या क्या सोर्सेस है जहां से हमको पता चलता है किसके बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। फिर इसकी खोज के विषय में कि इसका बारे में पता किसने लगाया था, किसने सबसे पहले जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम की कोई सिविलाइजेशन रही होगी। इनके अलग अलग प्लेसेस जो मिले हैं उनके बारे में किसने पता लगाया। उसके बाद इसका नॉमनक्लेचर, भाई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखा जाता है, तो नई सभ्यता मिली है, नई जगह मिले हैं, तो उनका नॉमनक्लेचर कैसे होगा, नाम कैसे रखा जाएगा। इनका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कहाँ तक था, किस जगह पे फैले हुए थे, नॉर्थ में कहाँ तक, साउथ में कहाँ तक, ईस्ट में कहाँ तक, वेस्ट में कहाँ तक, इन सभी चीजों को देखना होता है। उसके बाद बेसिक फीचर्स इनके क्या हैं, प्रमुख विशेषताएं क्या हैं इनकी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनके होंगे। इनकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इवन आज के समय से भी मिलती हैं। तो जब आप मेंस में, हो सकता है आपसे कोरिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए बोल दिया जाए या इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बना दिए जाएं। मेन टाउनशिप इनमें कौन कौन सी थी, मेन टाउनशिप कौन कौन सी थी, यहाँ पे जो लोग थे उनकी इकोनॉमिकल लाइफ कैसी थी, उनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, हमने आर्ट एंड कल्चर की बात यहाँ पर नहीं की। क्यों नहीं की, इंटेंशनली, क्योंकि उसको हम सेपरेटली देखेंगे कहाँ पर, अपने आर्ट एंड कल्चर के सब्जेक्ट में, जब वहाँ पर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फोकस कहाँ पे होगा, सोर्सेस यानी कि स्रोत, कहाँ से किसने इसकी खोज की है। तो एक चीज तो हमने अभी आपको सबसे पहले ही बता दी थी कि इसके लिटरेचर और आर्कियोलॉजिकल दोनों ही हमारे अवेलेबल हैं, अवेलेबल दोनों हैं। लेकिन इनके साथ क्या समस्या है कि इनको हम पढ़ नहीं सके हैं। तो इनसे हमको कोई बेसिक जो जानकारी है, रिक्वायरमेंट है, वो हमको नहीं मिल रही है। तो सोर्स अवेलेबल जो हमारे हो जाते हैं क्या, जिनसे हमको जानकारी एक्चुअल में मिल रही है, वो कौन से हैं, वो हमारे हैं आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य ही हमारे हैं, जिनसे हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी प्राप्त हो पाती है। लिटरेचर हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके हैं। अब क्यों नहीं पढ़े जा सके हैं, उसका भी एक कारण है। इनकी लिखावट बड़ी अजीब सी है, इनकी जो लिखावट है बड़ी अजीब सी है। कैसे है, एक तो एक लाइन ये लोग मान लीजिए ऐसे जाते हैं, तो दूसरी लाइन ये लोग ऐसे आ जाते हैं। पहली लाइन ऐसे गए, दूसरी लाइन ऐसे गए। मतलब ये उन्होंने उर्दू पारसी का भी कॉम्बिनेशन बना दिया और हमारी ब्रह्मी लिपि मतलब देवनागरी का भी एक तरह से कॉम्बिनेशन बना दिया। उसके बाद में मान लीजिए जैसे ए लिखा, बी लिखा,
उसके बाद क्या किया है, इन्होंने किसी की फोटो बना दी, फिर सी लिखा, फिर डी लिखा, फिर कुछ बना दिया। तो उसमें क्या हुआ है कि इन्होंने एक तरीके से पिक्टोग्राफिक लिखा है, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, फिर कुछ इमेजेस लिखे हुए हैं, भाव चित्रात्मक। तो इस कारण से लोग अभी तक इसको समझ नहीं पाए हैं। और इनकी जो लिखावट है, पहले बाएं से दाएं है, फिर दाएं से बाएं, लेफ्ट टू राइट, और फिर राइट टू लेफ्ट। और इसी कारण से इनको पढ़ा नहीं जा सका है, इनकी जो पिक्टोग्राफिक और गोमुद्रिका लिपि जो है इनकी, इस कारण से इनको अभी तक हम पढ़ नहीं सके हैं, पढ़ नहीं सके हैं। तो सोर्सेस क्या हैं अवेलेबल? मेन सोर्सेस, मेन सोर्सेस हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही हैं, जिनसे हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें देख ली? हमने एक ये देखा कि ये देख लिया है कि हिस्ट्री में टाइम डिवीजन कैसे करते हैं। दूसरा, क्या क्या चीजें हमको कवर करनी है इंडस वैली सिविलाइजेशन में और इसके सोर्स के सब्जेक्ट में। अब दूसरा जो हमको टॉपिक कवर करना है, वो करना है हमको कि इसकी डिस्कवरी कैसे, इसकी खोज कैसे हुई, इसकी खोज कैसे हुई, इसके बारे में पता किसने लगाया। तो तीन नाम इसके बारे में बहुत मेन है, तीन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया, जिनके बारे में चर्चा होती रहती है और लोग करते रहते हैं। और ये तीन नाम कौन कौन से हैं, अभी आइए हम लोग देख लेते हैं। एक है चार्ल्स मैसन, दूसरे हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरे हैं जॉन मार्शल। चार्ल्स मैसन, अलेक्जेंडर कनिंघम और जॉन मार्शल। अब सबसे पहले बात करते हैं किसकी? चार्ल्स मैसन की। ये एक आर्कियोलॉजी के ज्ञाता थे, उसके जानकार थे, पुरातत्व विभाग के जानकार थे। और एक बार ये ऐसे ही टहलते हुए अपने लाहौर से ये आ रहे थे पंजाब की ओर। तो रास्ते में इनको थोड़ी सी टहलने की इच्छा हुई, तो इन्होंने रावी रिवर के किनारे इनका कैंप लगा हुआ था। और इन्होंने टहलते हुए क्या देखा, इस नदी में कुछ चीजों को देखा, ऐसे ही जो फ्लो कर रही थी, नदी के ऊपर बह रही थी, नदी में जा रही थी साथ में। तो इनको ऐसा कुछ लगा कि ये चीजें तो कुछ अलग सी दिख रही हैं। फिर इन्होंने पास में जाकर जब देखा, तो इनको समझ में आया कि नहीं, ये चीजें अलग तो हैं, लेकिन रात बहुत थी और इन्होंने ऐसा बहुत ज्यादा सोच विचार करने की सोचा नहीं, उसको कहा कि ठीक है, अच्छा देखा जाएगा बाद में। और ये घटना थी कब की? 1826 की। इन्होंने एक अनुमान तो लगाया कि हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है आसपास, लेकिन फिर कुछ बात नहीं बनी और इन्होंने ये भी भूल गए। कुछ दिन बाद याद आया तो इन्होंने अपनी एक डायरी में उसको मेंशन कर दिया कि हाँ, वहां पे ऐसा कुछ था शायद, लेकिन मैं जल्दीबाजी में था तो मैं ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहले इसके बारे में अनुमान लगाने का श्रेय किसको जाता है? चार्ल्स मैसन को। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनका नाम क्या था? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से भी इनको जाना जाता था। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही भारत में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। कब? 1861 में। इनको भी ऐसे ही अंदाजा तो था चार्ल्स मैसन की बात से कि हाँ, यहाँ पर कुछ हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस स्थान पर हड़प्पा के रावी नदी के किनारे कुछ खोज वगैरह कराने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको सफलता नहीं मिली। तो इनको लगा कि हो सकता है कुछ गलत फहमी रह गई हो, इसलिए उनको लगा हो कि यहाँ पे कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ तो मिल नहीं रहा है। थोड़ी बहुत चीजें मिली, लेकिन उससे कुछ कंक्लूजन पे ये नहीं पहुंच पा रहे थे। ठीक है। तो 1826 से जो कहानी शुरू हुई थी, लगभग 35-40 साल के बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम तक पहुंचती है, लेकिन यहां भी कुछ सफलता नहीं मिलती है। समय बीतता जाता है। लगभग 60 साल बाद आते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने क्या किया, रावी नदी के तट पर, रावी रिवर के तट पर हड़प्पा नामक जो जगह थी, वहां पर इन्होंने एक भारतीय जो थे उनके साथ में मिले, दयाराम साहनी, और दयाराम साहनी के साथ, और इन्होंने यहाँ पर उत्खनन का कार्य कराया।
जब इन्होंने उत्खनन का कार्य कराया, बड़ी मेहनत से कराया, तो इनको यहाँ पर चीजें प्राप्त होनी शुरू हुई, इनको यहाँ पर चीजें मिलने लगी। और जब इनको ये यहाँ पर चीजें मिलने लगी, तब इन्होंने कहा हाँ, चार्ल्स स्मैशन और अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो जो बातें बताई थी वो कहीं ना कहीं सही थी। और धीरे धीरे कर कर इन्होंने हड़प्पा के आसपास में कई और स्थानों की, मोहनजोदड़ो और चन्नूदड़ो, कई स्थानों पर धीरे धीरे खोज करवाने का काम शुरू किया। और हर एक स्थान पर कुछ न कुछ चीजें मिलने लगी। और खास बात क्या थी? खास बात यह थी कि अगर हड़प्पा में कुछ मिल रहा है तो एग्जैक्ट वैसी ही चीज आपको मोहनजोदड़ो में भी मिल रही है, वैसा ही कुछ आपको चन्नूदड़ो में मिल जा रहा है। तो मतलब क्या, ये सारी की सारी चीजें आपस में कनेक्टेड थी और एक ही टाइम ड्यूरेशन को शो कर रही थी, एक ही टाइम ड्यूरेशन को शो कर रही थी। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये कहा गया, चार्ल्स मैसन ने ये कहा कि भाई ये कहानी ऐसी है कि यहां पर एक पुराने टाइम में, जॉन मार्शल ने कहा कि यहां पर पुराने टाइम पे एक सिविलाइजेशन रही थी, यहां पर एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता थी। और आगे जब आप पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिटेलिंग में, तो इनकी जब आप टाउनशिप वगैरह देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि इनकी टाउनशिप बिल्कुल आज के जैसी है। आज जब इतनी टेक्नोलॉजी इतना इंप्रूव कर चुकी है, उस हिसाब से इन्होंने ग्रेनरी को रखने के लिए जो बनाए थे जगह, उसको इतना साइंटिफिकली बनाया था, इतने एडवांस तरीके से बनाए थे कि जॉन मार्शल को भी एक आश्चर्य हुआ। लेकिन आप इस समय को थोड़ा सा फोकस करिए, कौन सा समय है? 1921 का। 1921 में भारत में किसका शासन था? ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स का शासन था। और ये कौन सा समय था? जब गांधी जी अपने असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, चीजें बहुत तेजी से बदल रही थी भारत में। और जब इन फाइंडिंग्स को, इंडस वैली सिविलाइजेशन की फाइंडिंग्स को अगर लोगों को बताया जाता कि भाई यहाँ पर ये फाइंडिंग्स मिली हैं, और उसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में लोगों को पता चलता, तो लोग कितना सोचते कि भाई हमारी जो इतिहास है, हमारा जो हिस्ट्री है, वो तो बहुत ही समृद्ध था। लेकिन जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अंग्रेज जब यहाँ पर आए थे, ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर आए थे, तो एक फिलॉसफी वो लेकर आए थे, व्हाइट मैन बर्डन की। उनका ये कहना था कि पूरी दुनिया में हर जगह जो लोग हैं वो सिविलाइज्ड नहीं है, असभ्य हैं, और हमको ये गॉड ने जिम्मेदारी की है कि हम सबको सिविलाइज्ड बनाए, हम सबको सभ्य बनाए। अब जब लोगों को, भारतीयों को अपनी इस प्राचीन सभ्यता के विषय में पता चलता कि हम तो पहले ऐसे थे, तो इन्होंने जो ये मिथ फैला रखा था वो तो एकदम से बस्ट कर जाता, टूट जाता। तो अंग्रेजों ने इस जानकारी को छुपाने की कोशिश की, काफी दिनों तक बताया नहीं। और दूसरी चीज, जो पता भी बाद में चला, तो आप ये भी मान सकते हैं कि एग्जैक्ट उतना ही पता चला होगा जितना इन्होंने बताना चाहा होगा, फिर भी इन्होंने कुछ कुछ चीजें तो छुपा ही ली होंगी। तो आज भी थोड़ा सा डाउट तो होता ही है कि इन्होंने क्या पूरी चीजें बताई कि नहीं बताई। तो खोज तो हमारी 1921 में हो गई, लेकिन इसके बारे में 1924 में ब्रिटिश में एक मैगजीन थी, ब्रिटेन में नेबर नाम से एक मैगजीन थी, उसमें इसके बारे में जानकारी दी गई, उसमें इसकी प्रकाशन किया गया। ठीक है, उसमें इसका प्रकाशन किया गया और बताया गया कि हाँ भाई, इस तरीके की एक सिविलाइजेशन मिली हुई है, इस तरीके की एक सिविलाइजेशन मिली है। 1922 में फिर मोहनजोदड़ो खोजा गया राखालदास बनर्जी की सहायता से। आज तक टोटल लगभग 4000 ऐसे प्लेसेस खोजे गए, लेकिन उसमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम ड्यूरेशन के 1028 प्लेसेस लगभग हैं, जो कि किसके हैं? जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के माने जा सकते हैं। ठीक है, तो अब खोज तो हो गई भाई, चलिए, लेकिन कुछ डाउट भी थे। डाउट कैसे थे? जैसे हमने कहा कि इस समय ब्रिटिशर्स का शासन था, और एकदम से अगर ये पता चल जाता भारतीयों को कि ये हमारी ही सभ्यता है, सब कुछ हमारे हिसाब से, हम बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांस थे, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उठता ब्रिटिशर्स पर। तो
हिस्ट्री वाले कौन थे? हिस्ट्री वाले तो ज्यादातर उन्हीं के लोग थे जो लिखने उखने वाले लोग थे। इन्होंने लोगों के माइंड में डाउट क्रिएट करने का प्रयास किया। लोगों के माइंड में डाउट प्रयास करने का किया। और कैसे किया? कुछ ने कहा कि ये भारत की सभ्यता है, कुछ ने कहा कि नहीं भाई ये भारत की नहीं है, उस समय की जो आसपास की जैसे मेसोपोटामिया यानी कि सुमेर, इजिप्ट वगैरह की जो सभ्यताएं थी वहां से लोग यहाँ पर आके बस गए थे, ये भारत औरत के लोग नहीं हैं। कुछ का ऐसा मानना था। कुछ का कहना था कि नहीं भैया लोग नहीं आए थे लेकिन थॉट प्रोसेस उनका आ गया था जिस कारण यहाँ के लोग थोड़े डेवलप हो गए, ऐसा नहीं था कि यहाँ के लोग डेवलप्ड थे। ठीक है। तो कई बार एग्जाम में इस तरीके के पूछ लिया जाता है किसने क्या कहा। ठीक है। तो स्वदेशी उत्पत्ति, इंडिजिनस उत्पत्ति यानी कि यहीं से मानने वालों में एक तो जो जॉन मार्शल थे जिन्होंने खोज किया था उनका मानना था कि नहीं भाई यहीं की है ये। जॉन मार्शल का ये कहना था कि ये यहीं का है, कहीं और का नहीं है। उसके बाद जो भारतीय इतिहासकार थे अमलानंद घोष और एनजी मजूमदार, इनका ये कहना था कि हाँ ये इंडियन ही है, इंडियन ही है। एनजी मजूमदार और अमलानंद घोष ने ये कहा कि नहीं ये भारतीय है। लेकिन उस समय जो प्रभाव में कौन थे? अंग्रेज। इनके मैके, विलर और क्रेमर, मैके, विलर और क्रेमर, इन तीन लोगों ने कहा नहीं इसमें भारतीयों का योगदान नहीं है, ये उस समय की जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वहां से लोग आए हैं। जिसमें से क्रेमर ने यह कहा कि इनका थॉट आया है, जबकि इन दोनों सीधे कहा कि नहीं वहीं से लोग आ गए थे, वो यहां पर आके बस गए और इस कारण से यहां पर ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई है, इसमें भारतीयों का कोई योगदान नहीं है। बाद में इसका काउंटर करते हुए अमलानंद घोष ने क्या कहा? इन्होंने कहा भाई आप जो कह रहे हो ना पूरी तरीके से गलत है। क्यों? क्योंकि कोई भी सभ्यता रातों रात एकदम से नहीं आ जाती है। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी देखेंगे तो टोटल 3 फेजेस आपको देखने को मिलती हैं। पहले ये बहुत ही मेच्योर में नहीं थे, धीरे धीरे इनके पास पैसा आता है तो ये डेवलप होते हैं और उसके बाद फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं फिर से इनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो जिस समय आप बता रहे हो कि ये यहां से आए हैं, वास्तव में तो ऐसा है कि यहां पर उससे पहले भी लोग थे और आप ऐसे प्लेसेस यहां पर पाएंगे जिसके बारे में उन्होंने बताया कि यहां पर आप देखिए यहां पर ये सिमिलरिटी पूरी की पूरी की जो ये लोग थे वही ये लोग थे। तो अगर इस समय लोग आए तो पहले कैसे थे? तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, ये यहीं के लोग थे और समय के साथ में इनके बीच में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इनका हुआ है। तो अमलानंद घोष ने इस तरह से कनेक्टिविटी बताई। लेकिन मैकेविलर ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि सुमेर यानी मेसोपोटामिया से लोग आए और यहां पर बसते चले गए। ठीक है। तो इस तरीके से ये था। गार्डन और क्रेमर ने कहा कि थॉट प्रोसेस आया क्योंकि वहां से थोड़ा बहुत ट्रेड हुआ करता था, ट्रेड होने से लोगों के बारे में पता चलता है, उनकी थिंकिंग के बारे में पता चलता है, तो वहां से लोगों ने सीखा और यहाँ पर उसको डेवलप किया। लेकिन इन सभी चीजों का एक और भारतीय इतिहासकार हुए डीके चक्रवर्ती, उन्होंने भी विरोध किया और कहा कि कोई डायरेक्ट ट्रेड नहीं था। जब आप ट्रेड देखेंगे तो ट्रेड जैसे ए है, बी है, सी है, सुमेर मान लीजिए सी है, ए अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ऐसा नहीं था कि यहां से यहां डायरेक्ट जाते थे, बल्कि यहां से यहां जाते थे फिर यहां से यहां जाते थे। तो यहां से भी जो लोग आते थे यहां आते थे फिर यहां आते थे, तो ऐसा कुछ नहीं था कि डायरेक्ट बहुत इम्पैक्ट उसका पड़ा होगा। इस तरीके से अलग अलग इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत हैं। कई बार एग्जाम में मैच कराने के लिए पूछ लिया जाता है तो उसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। सिंपल सी बात है, जब नाम रखने की बारी आई तो लोगों ने कहा भाई कुछ नाम रखिए अब इस सिविलाइजेशन का। तो सबने कहा कि सबसे पहले कहां पर? हड़प्पा में ही तो मिला है, हड़प्पा में उत्खनन का कार्य हुआ है, हड़प्पा मिला है, इसका नाम लिख दो हड़प्पन सिविलाइजेशन। सबने मान ली बात, कहा ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मोहनजोदड़ो मिला, चन्हुदड़ो मिला, बहुत सारे प्लेसेस मिलते गए। तो धीरे से कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठने लगा, ये देखो मिल तो हम भी रहे हैं लेकिन नाम इन्होंने केवल हड़प्पा का रख रखा है, बाकी जो प्लेसेस मिल रहे हैं उनका तो कोई कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है, एक ही को फेमस बना दे रहे हैं। तो नाम रखने वालों ने सोचा चलो ठीक है भाई इनकी बात को रखते हैं और देखते हैं कि कुछ ऐसा कुछ कॉमन मिल रहा है जिससे कि हम लोग कुछ कॉमन नेम रख सकें। तो देखा कि यहां से एक रिवर फ्लो कर रही है, कौन सी?
इंडस, सिंधु रिवर। और जो सिविलाइजेशन, जो टाउनशिप यहाँ पर मिल रहे हैं, जो नगर मिल रहे हैं, मैक्सिमम इसी नदी के किनारे मिल रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दिया, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन नेम आज भी माना जाता है। आगे जाकर सिंधु रिवर के बाद सरस्वती नदी के किनारे भी कुछ टाउनशिप मिलते हैं। तो लोगों ने फिर कहा, तो कहा ठीक है, सिंधु के आगे सरस्वती भी लगा दो, एक और नाम दे देते हैं। ठीक है, इतने नाम तो लोगों ने दे दिए, लेकिन एक बहुत ही खास नाम इसको मिला, कॉपर एज का कांस्य युगीन सभ्यता। क्यों कहा गया? इस समय लोगों ने ब्रॉन्ज का प्रयोग करना सीखा, ब्रॉन्ज का प्रयोग, कांसे का प्रयोग करना सीखा। ये यूज में तो बहुत अधिक नहीं था, यूज में अगर हम कहें क्वांटिटी में तो बहुत नहीं था, लेकिन एज अ क्वालिटी बहुत अधिक इम्पैक्टफुल था। इसके यूज से यहाँ की लाइफ स्टाइल में ड्रास्टिक चेंज आया और बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ। तो इसका इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस यहाँ की लाइफ स्टाइल पर बहुत पड़ा, इसलिए इसका एक नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी रख दिया गया। ठीक है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम पे, ब्रॉन्ज के नाम पे इसका रख दिया गया। इसका यूटिलाइजेशन बहुत नहीं था, लेकिन इम्पैक्ट अधिक था। ठीक है, इम्पैक्ट अधिक था, इसलिए इसका नाम एक ये भी कांस्य युगीन सभ्यता भी रख दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से 4 नाम रख दिए गए। अब हमने शुरुआत आज कहां से की थी? हिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन टाइम ड्यूरेशन से की थी। उसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन के सोर्स को हमने देखा। उसके बाद हमने इसके डिस्कवरी, इसके खोज के विषय में कि इन्होंने कैसे किया है। उसके बाद किसके क्या मानना था, कैसे इसकी सिविलाइजेशन का क्या, कहाँ से खोज हुई, कुछ का यहाँ से मानना था, कुछ का फॉरेन मानना था। उसके बाद में इसका नॉमेनक्लेचर। इतना चीजें हमने देख लिया है। कल के लेक्चर में अपने हम क्या करेंगे, टाउनशिप को देखेंगे। अब आपका काम है कि इसको फिर से रिवाइज एक बार कर लीजिएगा, और साथ में आपको नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाएंगे। आप एक काम बस करिएगा साथ में, कि जो हमारा प्रेप लर्न एडू सेंटर का जो ऐप है, इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आप प्रेप लर्न एडू सेंटर का प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा, इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको एडिशनल बहुत सारे वीडियोस छोटे छोटे मिलेंगे, जिसमें आपको यूट्यूब के, मतलब यूट्यूब के रहेंगे, साथ में यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, न्यूज़पेपर वगैरह मिलेंगे, और छोटे छोटे कई आर्टिकल्स भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर अगर आप देखेंगे। और साथ में आपको सेपरेट कई सारे कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल मिलते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप एडिशनल वहाँ पर ले सकते हैं। क्लासेस तो यहाँ पर हमारे पास में रहेंगी। ठीक है, तो आज हम यही रखते हैं। 3 बजे हम लोग लगभग फिर से मिलते हैं, जहाँ पर हम लोग पॉलिटी की अपनी फ्रेश क्लास आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग 3 बजे लगभग मिलते हैं।